हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज जो है ये लेक्चर जो मैं लेकर आया हूँ इसमें बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले जो है पहला वीडियो जो है हिस्ट्री पर लेकर आया हूँ। हिस्ट्री पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एंशियंट हिस्ट्री में वो मैं आप लोगों को करा दूंगा, ताकि जो है 60th बीपीएससी के लिए तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है ये सीरीज है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो आज शुरू होगा वो एंशियंट हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये इस लेक्चर में शामिल है। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी लेक्चर है वो आप लोग देख सके और सही से नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, इससे पहले जो है दृष्टि का जो है मैंने डाल दिया है टेस्ट सीरीज हिस्ट्री और पॉलिटी का। उसमें 150 क्वेश्चन है, दोनों के 150 क्वेश्चन। तो उसका जो है टेस्ट सीरीज आप लोग वहां से देख सकते हैं चैनल पे जाकर। और करंट अफेयर का जो है ईयरली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर भी डाल दिया जाता है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और लूसेंट का जो है से मॉडर्न हिस्ट्री पूरा लूसेंट लूसेंट से भी क्वेश्चन आता है। तो लूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री जो है से एक ही लेक्चर में वो करा दिया गया है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं जाकर चैनल पे। तो अभी जो है से हम शुरू करेंगे जो वो एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत। और इसमें जो है मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा, ताकि इंग्लिश में जो देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले उनको कोई दिक्कत ना हो से, और उनको भी तैयारी यहाँ से हो सके और उनको भी आराम से वो समझ सके। तो बाइलिंगुअल हुआ ये। तो आइए शुरू करेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन पूछा गया है देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आप लोग भी जवाब देने का कोशिश कीजिएगा कमेंट में, ताकि जो है से पता चलेगा आप लोगों को भी कि आप लोग की तैयारी कैसी है। तो ये जो है से सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन और कृषि यानी एग्रीकल्चर के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो जो प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ भी पाकिस्तान में स्थित है। तो मेहरगढ़ से जो ये प्राप्त हुए हैं से कृषि के साक्ष्य सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक भी कहते हैं इसको। तो किसको कहते हैं? पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग? तो वो कहते हैं ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग यानी कॉपर स्टोन एज को कहते हैं तांबा, और पाषाण युग को जो कहते हैं चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग। और जो सबसे पहली धातु मानव ने प्रयोग किया था, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, तो वो क्या था? वो था कॉपर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु नीला। तो वो जो हुआ था वो हुआ था लाल रंग का। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा लाल। और ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस युग में पड़ता है? तो ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आद ऐतिहासिक काल? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो पड़ता है वो पड़ता है आद ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आद ऐतिहासिक काल का 3 ऐतिहासिक काल है ऐसे देखा जाए तो जैसा होता है पहले प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें यह है कि लेखन कला का जो है ज्ञान नहीं था और इसमें कोई लेखन कला नहीं पाया गया, उसको प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। तो और जो है से प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। और उसके बाद जो है आद ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो वो होता है कि प्रोटो हिस्टोरिक एज। वो होता है कि जैसे कि जिसमें लेखन कला तो है लेकिन उसको जो अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया, पढ़ा नहीं गया है, तो उसको कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। और एक ऐतिहासिक काल जिसमें लेखन कला होगा। हिस्टोरिक एज जो होता है वो लेखन कला है और उसको पढ़ा भी जा चुका है, तो उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वह सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है? पकी ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। तो इसकी जो सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है पकी ईंट से बनी इमारत, मतलब बर्न्ड ब्रिक से जो बनी हुई बिल्डिंग है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसमें से कौन जो है हड़प्पा का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का डॉकयार्ड था? तो कौन सा जो है स्थल जो है डॉकयार्ड था? सिकंदरिया, लोथल, मास्तानगढ़, नागपट्टनम। तो इसमें जो है हड़प्पा का बंदरगाह है वो है लोथल। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो इसमें कौन गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी। लोथल जो है वो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का जो है प्लाव जो है किसे इससे प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से? धौलावीरा, वनावली, कालीबंगा या लोथल। तो ये जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है हमें बनावली से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, बनावली हरियाणा में है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? तो कहाँ पे जो है जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? प्लाउड फील्ड कहाँ पे मिलता है? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो ये जो मिलता है वो मिलता है कालीबंगा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से जो है जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ से काली चूड़ी भी मिलने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं थे? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स या वी ए स्मिथ। तो संबंधित जो नहीं थे वो थे वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ जो है संबंधित नहीं थी, इसका आंसर हो जाएगा डी। और हड़प्पा की खोज जो की थी वो की थी दयाराम सैनी ने 1921 में, और मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो की थी 1922 में राखल दास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है, माउंट ऑफ द डेड कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि बोगज कोई का महत्व किस लिए है? वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये जो है वो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो है बोगज कोई में जो मिला था हमको, तो वहां पे देवी देवता जो है वैदिक देवी देवता वहां मिले थे उसके अभिलेख में। जैसे कौन से थे? तो इंद्र, मित्र, वरुण एवं नास्ते जो देवता थे उनका वर्णन वहां मिलता है। और ये एशिया माइनर में पाया जाता है, टर्की के पास बोगज कोई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अब जो भी क्वेश्चन आता है उसको समझा भी देता हूँ ताकि जो है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो एग्जामिनेशन में आए तो वो आप बना सके, इसलिए थोड़ा मैं धीरे धीरे उसको अच्छे से समझा कर बता रहा हूँ। और आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आने वाले लेक्चर आप लोगों तक पहुंचता रहे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजा का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पुरुषनी। तो ये जो लड़ा गया था वो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था और वर्तमान में जो है इसको जो है रावी नदी को ही पुरुषनी नदी कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो है 10 मंडल है, इसमें सोम को समर्पित कौन मंडल है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। तो इसमें जो समर्पित है वो है 9वां मंडल। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है अभी हमने देखा कि वो किसको समर्पित है, वो है सोम और इस पे पर नामाकृत देवता। तो सोम को समर्पित है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो वो मिलता है उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो वो मिलता है ऋग्वेद में, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के तीसरे जो ये है मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है और इसको जो लिखा था वो लिखा था विश्वामित्र ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? योग, न्याय, सांख्य या वैशेषिक। तो वो जो किया था वो किया था वैशेषिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वैशेषिक जो है दर्शन जो है परमाणु सिद्धांत का एटम के बारे में इसने बताया था। महेश कनाद जो थे इस दर्शन के प्रवर्तक थे, महेश कनाद वैशेषिक दर्शन के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें जो है जैसे योग दर्शन है तो योग के जो थे प्रवर्तक थे वो थे पतंजलि, और न्याय के जो थे वो थे आपको गौतम, और सांख्य के जो थे वो थे कपिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
तो महावीर स्वामी का जो जन्म कहाँ हुआ था, कुंडाग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में। तो उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडाग्राम में। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 599 में जो है इनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम में, वैशाली के निकट। और इनके जो पिता का नाम था वो था सिद्धार्थ, और वो जो है क्षत्रिय संघ के जो है गायत्री क्षत्रिय संघ के ये थे हेड थे। और उसके बाद जो इनकी मदर जो थी त्रिशाला, वो लिच्छवी रिपब्लिक का जो हेड था चेतक, उसकी बहन थी। और महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान, और इनकी बीवी का नाम था यशोदा यशोदा था। और उनसे एक बेटी भी इनको हुई थी जिसका नाम अनुजा या प्रियदर्शनी रखा गया था। और महावीर स्वामी को जो है कैवल्य प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के किनारे जाम्बरिक ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल ट्री के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। तो ये थी महावीर स्वामी से कुछ जानकारी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। तो महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपको राजगीर, सांची, पावापुरी या समस्तीपुर। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि पावापुरी में जो है महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। पावापुरी 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो प्रथम शिष्य जो है महावीर के कौन थे। भगवान महावीर का जो है प्रथम शिष्य कौन थे, तो वो थे जमाली, यशूद या फिर विपिन या प्रभास। तो प्रथम शिष्य जो थे वो थे जमाली। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। जमाली जो है इनके जो है से दामाद भी थे, तो ये जो है प्रथम उनके शिष्य थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्व कालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है। 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। तो सबसे जो पुराना एंशियंट जैन ग्रंथ है, जैन टेक्स्ट है, वो है 14 पूर्व। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था, लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो वो जो दिया था उन्होंने वो दिया था सारनाथ में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो सरमन दिया था उन्होंने वो दिया था श्रावस्ती में। और महावीर गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में, कपिला वस्तु में, 563 BC में। और इनके पिता का जो नाम था वो था शुद्धोधन, जो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। और इनकी माता जो थी वो थी माया देवी, जो कि कोलियन क्लैन से थी। और उनकी मृत्यु के बाद उनका जो पालन पोषण उपयोग किया था वो किया था उनकी आंट ने, प्रजापति गौतमी। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी बीवी का नाम जो था वो था यशोधरा। और महावीर स्वामी को जो 35 वर्ष की उम्र में जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। उसके बाद वो बुद्ध कहलाने लगे थे, और गया में निर्जना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महापरिनिर्वाण जो हुआ था लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिल वस्तु में। तो वो जो हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन सी जो इसका आंसर है। कुशीनगर मल्ल की राजधानी थी। तो और 483 ईसा पूर्व में जो है इनका मृत्यु हुआ था 80 वर्ष की उम्र में। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, जैन की, हिंदू की, पारसी की, बौद्ध की। तो वो जो है बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और इसको जो है जैसे अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है ये इसकी धार्मिक पुस्तक है। विनय पिटक जो है संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक जो है महात्मा बुद्ध के वचन है। अभिधम पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांत है। तो विनय पिटक में जो क्या है वो नियम है, मतलब कि लॉज वगैरह है, उसके रूल्स वगैरह हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन है, जो महात्मा बुद्ध ने कहा था वो चीज है। और अभिधम पिटक में जो है दार्शनिक फिलोसफिकल जो है फिलोसफिकल ये है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया इनमें से किससे संबंधित है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो ये जो संबंधित है वो है जैन धर्म से। राइट, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन, ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। जो समान नहीं है, सेम नहीं है। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में समान है। आत्मदमन, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसमें समान जो नहीं है वो है आत्मदमन। ऑप्शन सी सेल्फ मोटिफिकेशन समान नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो बोधि वृक्ष जो है किस पीढ़ी का है, तो वो है तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्टम। वो है पंचम, 5वीं पीढ़ी का है। इसको जो है शशांक ने नष्ट कर दिया था 7वीं शताब्दी में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता है? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो ये जो किया जाता था वो आजीविकों के द्वारा, आजीविका सेक्ट जो था वो मखली गोसाल ने इसको फाउंड किया था, मखली गोसाल आजीविका को। और इसके जो है अशोक ने इसको बराबर की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था। नागार्जुन की पहाड़ियों में भी करवाया गया था। उसके पोता जो थे दशरथ ने, ग्रैंडसन दशरथ ने करवाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो कौन थे? अभी हमने बताया मखली गोसाल, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयीन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मनंद। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे हर्यंक वंश के उदयीन अजातशत्रु के ये पुत्र थे। इन्होंने पाटलिपुत्र नगर बसाया था और पाटलिपुत्र को राजधानी भी इन्होंने सबसे पहली बार बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो अभी बताया उदयीन द्वारा, ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र कौन बसाया था? तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ऑप्शन डी उदयीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वैशाली में जो है सबसे पहला गणतंत्र रिपब्लिक जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी। तो ये जो स्थापित किया गया था वो किया गया था लिच्छवी के द्वारा, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो पहली जो सबसे पहली कैपिटल कौन थी मगध की? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या गिरिवराज या चंपा। तो ये जो थी वो थी राजगिरी गिरिवराज। उसके बाद वैशाली हुई, फिर पाटलिपुत्र हुई और चंपा जो थी वो अंग की राजधानी थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो उनके वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यंक, नंद या गुप्त। तो उनके वंश का नाम जो था वो था हर्यंक, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा हर्यंक। और इसके संस्थापक थे बिंबिसार, उसके बाद उसके पुत्र बने हुए अजातशत्रु और वो थे उसके बाद उदयीन जिन्होंने पाटलिपुत्र नगर बसाया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सैंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो वो की थी विलियम जोन्स, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। और एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त को बताया था, एंड्रोकोटस, एरियन और प्लूटार्क। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो ए कनिंगम, एच दानी, ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेप। तो इसको जो सबसे पहले पढ़ा था वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर आ जाएगा। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको सबसे पहले पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। तो वो था इसकी पुस्तक का नाम इंडिका, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। और मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का दूत था, एम्बेसडर था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था एम्बेसडर बन के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन था? तो इंडिका का जो लेखक था वो था मेगास्थनीज, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है इंडिका का लेखक था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेगास्थनीज दूत था, तो अभी मैंने बताया कि वो दूत था सेल्यूकस निकेटर का, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेगास्थनीज और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में हराया था। अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जालौक, अवंती वर्मा, नंदी वर्मन या वृद्धरथ। तो वो था वृद्धरथ, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसकी जो है हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों वर्णित है? तो रुद्रदामन का जो है कौन सा अभिलेख में वर्णित है? जूनागढ़, भितरी, नासिक, सांची। तो ये जो वर्णित है वो है जूनागढ़, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। गुजरात के जूनागढ़ में जो है जो रुद्रदामन का अभिलेख, इसमें सुदर्शन लेख की भी चर्चा की गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो फिर जैन धर्म के प्रति किसका भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल या हुविशक। तो जिसका जो झुकाव था वो था खारवेल, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा खारवेल। हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है वो खारवेल से ही रिलेटेड है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? महामेघवाहन वंश, चेदी वंश से,
सातवाहन वंश या रठ भोजक वंश, तो इनका जो संबंध था वो था महामेघवाहन वंश और चेदी वंश, दोनों से उसी को कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। वही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क या समुद्रगुप्त। तो प्राचीन भारत का जो नेपोलियन था उस कहा जाता था समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा था कि समुद्रगुप्त जो था वो नेपोलियन है, भारत का नेपोलियन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो हुनों को किसने पराजित किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। तो वो किया था सी, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? अपरहत किस भूमि को कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि। तो वो कहा जाता था बिना जोती हुई जंगली भूमि, ऑप्शन बी ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, बिना जोती हुई जंगली भूमि, अनकल्टिवेटेड लैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी, तो सुंगयुन कब भारत आया था? 1515 से 1520 ईस्वी, 1525 ईस्वी से 1529 ईस्वी, 1545 से 1552 ईस्वी, 1592 से 1597। तो वो आया था 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा सुंगयुन। 1518 में वो आया था। उसके बाद है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो किसने की थी? फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग या तारानाथ। तो वो किया था हुएनसांग। हुएनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था यात्रा, और उसने एक किताब लिखी थी सी यू की, और जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया था। हर्षवर्धन जो था वो पुष्यभूति वंश का जो है एक शासक था जिसकी राजधानी कन्नौज थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी। तो उसकी पुस्तक का नाम जो था वो था राजतरंगिणी, और इसने जो है कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में इसमें बताया है कलहन में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो उदंतपुरी जो है वो कहाँ है? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। तो वो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है बिहार में है, इसको जो है बनवाया था गोपाल ने, पाल वंश के शासक गोपाल ने इसको बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ननियादेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव। तो इसका जो संस्थापक था वो था नरसिंहदेव, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह देव, राम सिंह देव, मती सिंह, श्याम सिंह। तो इसका जो अंतिम शासक था वो था हरि सिंह, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत होकर आई? तो अछूत की अवधारणा मतलब अनटचेबिलिटी जो है किस काल में सबसे ज्यादा होकर आ गई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के समय? तो ये जो आ गई थी वो आ गई थी धर्मशास्त्र के समय सबसे ज्यादा। पहले कर्म के आधार पे था, उसके बाद जो है बर्थ के आधार पे जो है जन्म के आधार पे कर दिया गया जाति के बारे में, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के में 4 जातियों में बांट दिया गया, और ये एकदम ये हो गया, रिजिड हो गया इस काल में धर्मशास्त्र के समय। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी वो की गई थी कुमागध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगिरी। तो वो किया गया था कश्मीर में, ऑप्शन सी जो है इसका कुंडल 1 कश्मीर में किया गया था। वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे, और अश्वघोष जो थे उसके उपाध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संधि हुई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र, महाकश्यप, संरक्ष या पाशर्वक। तो वो थे महाकश्यप, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, महाकश्यप थे प्रथम बौद्ध संगति। अजात शत्रु के टाइम में 483 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जो है राजगीर में ही हुआ था, सप्तरनी गुफा में, सप्तरनी केव में जो है इसका आयोजन हुआ था। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो वो हुई थी राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो वो हुई थी राजगीर में, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेलन करना है, तो सुमेलन करके मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जन्म जो है वो होगा लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति वो हुआ था बोध गया, प्रथम प्रवचन वो हुआ था सार, निंदन जो हुआ था वो हुआ था कुशीनगर। तो ए का जो है 3 है और 1 का जो है 3 है, ए का 3, बी का 2 और सी का जो है प्रथम प्रवचन 1 और निंदन जो है कुशीनगर। तो आप लोग देखिए इसमें ऑप्शन मिला लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी। तो बोध गया में जो ज्ञान प्राप्त हुई थी वो हुई थी महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी। तो वो हुई थी गौतम बुद्ध को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा निरंजना नदी के तट पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, वहां जो है बोधि मंदिर बनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। तो वो हुआ था कनिष्क के काल में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो पहली रिपब्लिक व्यवस्था कहाँ थी। वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र। तो वो थी वैशाली में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। वैशाली में सबसे पहली रिपब्लिक स्थापित की थी लिच्छवियों ने। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या पाल काल में। तो ये हुआ था गुप्त काल में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। और कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा को स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। वो सब किसके लिए प्रसिद्ध था। वो था बौद्ध धर्म दर्शन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भावना भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो वो किए गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो रीजन और असर्शन दिया गया है। असर्शन और रीजन इसको बारे में हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। ये सही है। महाविहार को जो है राजकीय प्रथम प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो ये जो है वो गलत है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। ए सही है और आर सही है, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो कौन सी शताब्दी में जो पहला मगध सम्राट हुआ था। ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी या ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो वो जो हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 544 बीसी में जो है बिंबिसार ने हरियंक वंश की स्थापना की थी। मगध की राजधानी कौन सी थी। तो मगध की राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिराज या राजगिरी, चंपा। इसमें जो तीनों जो है ये राजधानी थी मगध की। पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगिरी। चंपा जो है अंग की राजधानी थी और गिरिराज जो है ये पहली राजधानी थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो अभी बताया मैंने प्रथम राजधानी थी वो थी राजगिर, गिरिराज। इसमें आंसर नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के बाद कौन से राजवंश ने शासन किया। मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो वो किया था मौर्य ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। धनानंद जो नंद वंश का राष्ट्र शासक था और सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का कॉन्टेम्पोररी भी था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वो है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष। तो वो है विशाखदत्त। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। विशाखदत्त की जो है बुक मुद्रा राक्षस, उसमें जो है चंद्रगुप्त का जो है वर्णन, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें बताया गया। मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त की किताब उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये जो थे वो चंद्रगुप्त जो है विशाखदत्त जो है वो चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के टाइम में थे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो समकालीन कौन था, कॉन्टेम्पोररी सिकंदर के, महापद्मानंद, धनानंद, सुकुल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तभी अभी बताया धनानंद, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और सिकंदर ने पोरस को हराया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किस चीज का बना था, ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो वो जो बना था वो है लकड़ी का, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कुम्हरार में इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी। तो अष्टप्रधान का गठन जो है वो किया था शिवाजी ने। 8 मंत्री थे इसमें अष्टप्रधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। जो दक्कन की विजय प्राप्त की थी वो की थी चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। तो पश्चिमी भारत पे चंद्रगुप्त का प्रभाव था, कौन से अभिलेख से पता चलता है, कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार शिलालेख या रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। तो ये जो पता चलता है वो पता चलता है सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अशोक के साम्राज्य में कौन सम्मिलित नहीं था, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। तो जो नहीं था वो था श्रीलंका, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो बौद्ध सभा जो है तीसरी बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी, मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगिरी। तो वो की गई थी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मोगली पत्तीस जो थे इसके अध्यक्ष थे और पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है। तो कौन सी भाषा जो है अशोक के इंस्क्रिप्शन में है, संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। तो वो है प्राकृत। और ज्यादातर इसमें जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि ज्यादातर है, और कुछ जो है खरोष्ठी लिपि भी जो है जो पाकिस्तान से शहबाजगरी वगैरह से मिला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दाहिने से बाईं ओर कौन लिखी जाती थी, ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी या नंदनगरी। तो ये जो लिखी जाती थी वो थी खरोष्ठी, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो धम्म का मूल संदेश अशोक का क्या था, राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। तो ये जो थे सभी जो था अशोक का मूल संदेश था, तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। वो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो मगध का सम्राट किस स्तंभ में बताया है, किस पिलर में बताया है, मस्की का लघु स्तंभ, रोमन दई स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भबरू स्तंभ। तो भबरू जो है ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। भबरू अभिलेख में जो है अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकीर्ति। तो वो जाना जाता प्रियदर्शी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो अर्थशास्त्र में जो है कौन से जो है उसमें पहलू है, आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। उसमें जो पहलू डाला गया वो डाला गया राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मतलब स्टेट क्राफ्ट जो है इसमें है अर्थशास्त्र में। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, किस विषय पर आधारित है, अभी अभी हमने देखा शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। तो इसमें जो है बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। तो भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था, 4, 5, 6 या 7। तो वो किया था 7। इसमें कौन कौन था, दार्शनिक, कृषक, फिलोसफर, फार्मर, पशुपालक, ट्रेडर्स, कारीगर, आर्टिसंस, योद्धा, आर्मी, निरीक्षक, स्पाइस और सभासद, मतलब ये जो है अलाइज वगैरह। तो वो था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अभी अभी हमने देखा कि मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन से सी किसने लिखी। पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी किसने लिखी। तो किसने लिखी थी, टेसियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रैबो। तो ये जो लिखा था ये लिखा था एक जो है इसका जो अननोन है तो वो पता नहीं किसने लिखा था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा,
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यवदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक शिलालेख? तो वो जो है इंडिका में, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। वो उसमें मेगस्थनीज ने बताया था कि 6 समितियां का उल्लेख मेगस्थनीज ने किया था कि इसमें 6 समितियां हैं पाटलिपुत्र में, जिसमें 5-5 सदस्य हैं, मतलब 30 टोटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क? इसमें जो है वो बनाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने, इस ऑप्शन में ऐसे जो है सबसे पहले उदयन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो है किसने किया था? पुष्यमित्र सुंग, मिनांडर, भीम कटफिसिस या गौतमीपुत्र सतकर्णी? तो वो किया था भीम कटफिसिस, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये कुषाण शासक था भीम कटफिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो गंधार शैली जो है, गंधार आर्ट किस समय में फूली? कुषाणों के समय, गुप्त के समय, अकबर के समय, मौर्य के समय? तो वो फली कुषाणों के समय, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो चौथा बौद्ध संगीति किसने आयोजित करवाया था? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या कालाशोक? तो वो करवाया था कनिष्क, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क ने जो है करवाया था वो। शक संबंध स्टार्ट किया था 78 एडी में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत के ऊपर राज किया? सतवाहन, कुषाण, कनव या गुप्त? शुंग वंश के बाद जो है वो कनव ने इस पे राज किया था भारत पे। कनव वंश ने, वसुदेव कनव ने इसको, शुंग वंश के जो है से देवभूति को मारकर कनव वंश की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है फिगर से गिरनार के स्तंभ के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेक के साथ, हाथी गुम्फा लेक के साथ, सारनाथ लेक के साथ? इसका जो नाम जुड़ा है वो जुड़ा है ऑप्शन सी हाथी गुम्फा लेक के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? मतलब जो है से टाउन्स का जो है डाउनफॉल किस काल में हुआ था? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट युग या सातवाहन युग? तो वो हुआ था गुप्त काल में, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापारों के लिए उपयोग किया जाता था? उत्तर भारतीय जो है व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह जो है उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरोच या कैम्बे? तो वो जो उपयोग किया जाता था उत्तर भारत के लिए, तो वो किया जाता था ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो कौन से शासक के दिया था? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा अधिक ग्राम? तो वो दिया था गुप्त वंश के शासक ने, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग? तो वो था उपज का छठा भाग, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? पार्थियन, हिंदी यूनानी लोग, कुषाण या गुप्त? तो वो था गुप्त का, सबसे ज्यादा देन गुप्त का था, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन हो चुका है। तो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो किसने कहा था कि जो है अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, इसी वजह से सनराइज और सनसेट होता है? तो आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या ब्रह्मीर? तो वो कहा था ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो औषधि के क्षेत्र में जो अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं सुश्रुत, सोमली, शूद्रक या शौनक? तो वो जाते थे शूद्रक और शौनक, ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चीनी यात्री हुएन सांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा? उसने जो अध्ययन किया था वो किया था नालंदा में, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा नालंदा में। और 637 ईस्वी में वो भारत आया था और उसके बाद जो 1.5 वर्ष तक उसने नालंदा में अध्ययन किया था। इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था।
हुएन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। तो वो था मथुरा। ऑप्शन बी जो इसका आंसर हो जाएगा। और सिल्क के लिए था वो था वाराणसी। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि बान निवासी था। तो कवि बान भट्ट जो था, बान जो था वो किसका निवासी था? पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बान भट्ट जो था वो निवासी था पाटलिपुत्र का। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के काल में था ये। देखो, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया। लगभग कब किया था? 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 637 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसने किया था 671 या 72 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहिन ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो फाहिन किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या श्रीगुप्त। तो वो जो आया था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, विक्रमादित्य के शासनकाल में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो स्थापित किया था वो क्या था? कुमारगुप्त ने। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से या जावा, सुमात्रा से। तो किस प्राचीन काल में जो है बिहार का संबंध किससे था? बिहार के राजाओं का। तो वो था जावा, सुमात्रा से। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो धरणीधर, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव या चूड़ामणि वर्मन। तो वो था बालपुत्र देव ने ये रिक्वेस्ट की थी इससे, देवपाल से, गांव दे, जो रख रखाव के लिए 5 गांव देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे तो कौन थे? मुसलमान, कुषाण, सिथियंस या मुगल। तो उसके विनाश के कारण थे मुसलमान। ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने इसको विध्वंस कर दिया था, जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चहमान या परमार। तो इसको बनवाया था चंदेल शासक ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल या नरेंद्रपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो की थी पाल शासक धर्मपाल। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम में किसका उल्लेख नहीं है? कदम, चेर, चोल, पांड्य। तो संगम साहित्य में जो नहीं उल्लेख है वो है ऑप्शन ए, कदम का। कदम जो है संगम साहित्य में इसका उल्लेख नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम युग में उड़ेयूर किस लिए विख्यात था? तो उड़ेयूर किसके लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो उड़ेयूर जो था वो था कपास के, मतलब कॉटन के ट्रेड का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का भी अभी हमने बताया कि कौन था, वो था विशाखादत्त। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, विशाखादत्त। इसी ने देवी चंद्रगुप्तम भी लिखा था इसने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? कलहन, जयानक, विल्हन, चंद्रबरदाय। तो इसके जो लेखक है वो है ऑप्शन डी, चंद्रबरदाय। और ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। और पृथ्वीराज विजय के जो लेखक हैं वो है जयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपन वास वदता के लेखक ऑथर हैं। तो स्वपन वास वदता के लेखक जो है कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर। तो उसके वास जो लेखक हैं वो हैं भास। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभवम जो लिखा था बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, हरिसेन या कालिदास। तो वो लिखा था ऑप्शन डी, कालिदास ने। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी समुद्रगुप्त के इसमें के प्रशंसा में। और बाणभट्ट इसके साथ इस राज दरबार में थे हर्षवर्धन के, और पृथ्वीराज के दरबार में थे चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृता अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? कृता अर्जुनीय किसने लिखा था? भट्टी, शूद्रक, कालिदास या भरावी। कृता अर्जुनीय जो लिखा था वो लिखा था भरावी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और मालविका मित्र जो था वो भी लिखा था
वो क्या नाम है, कालिदास ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो कौन सा स्रोत जो है प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? संगम साहित्य, मिलिंदपन्हो, जातक कहानियां, उपयुक्त सभी। तो वो जो है वो है मिलिंदपन्हो, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है नागसेन, मिलिंदपन्हो एक ये है लिखा गया है उसको। नागसेन और मिनांदर जो था शासक, यवन शासक मिनांदर के बीच जो है बातचीत हुई थी, उसी को जो है इसमें जो है इसका वर्णन है मिलिंदपन्हो में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित किसने लिखी? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या परिमल गुप्त? तो वो लिखा था बाणभट्ट ने, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के राजदरबार में था, उन्होंने हर्षचरित लिखी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय, करिकल, आदित्य प्रथम या राजा राज प्रथम? तो उसका जो संस्थापक का था वो था विजयालय, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति। तो चोल काल जो जो प्रसिद्ध था वो था ग्राम पंचायत यानी विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो अभी अभी हमने बताया कि जो प्रसिद्ध था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो था चोल, ऑप्शन ए बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। वही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के साउथ इंडिया के जो मंदिर है उसके आकर्षक द्वार जो है क्या कहलाते हैं? शिखर, एंट्रेंस, गोपुरम, देवालय, मंडपम। तो वो कहलाता है गोपुरम, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है दोस्तों वो आएगा मध्यकालीन भारत, तो जिसको जो है 126 क्वेश्चन इसमें मैंने करा दिया। तो मध्यकालीन भारत जो है अगले सेशन में आएगा, उसके बाद जो है से मैं करा दूंगा आपको आधुनिक भारत, फिर जो है से आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी, उसके बाद साइंस का लेक्चर और बिहार स्पेशल, तीनों सारे सब्जेक्ट जो है वो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं लेकर आ जाऊंगा। तो आप लोगों का 68वीं बीएससी के लिए ये चीज जो है अच्छे से मैं करा दूंगा। तो आप लोग जो है अगर ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।